सूरज की पहली किरण अभी नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ी ही थी कि पार्वती रसोई में बिरजू के लिए रोटियां सेकने लगी। बाहर का नजारा डरावना था। रात भर पहाड़ों से पत्थरों के गिरने की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही थी। सुनो, मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। रात भर पहाड़ रोता रहा है। आज तुम खदान मत जाओ। अरे पगली, पहाड़ रोता नहीं है, वो तो बस पुरानी मिट्टी छोड़ रहा है। हमारे बाप दादा इसी पत्थर को सीना चीरकर निकालते आए हैं। आज अगर नहीं गया तो ठेकेदार बोनस काट लेगा। बच्चों के लिए मेले से कपड़े भी तो लाने हैं। कपड़ों से ज्यादा तुम्हारी जान की कीमत है। सुना है ठेकेदार भानु प्रताप ने नई सुरंग में सुरक्षा के खंभे नहीं लगवाए। जो सीमेंट आया था वो उसने शहर में बेच दिया। जानता हूँ पार्वती, कल इसी बात पर मेरी उससे बहस हुई थी, पर डरने से पेट नहीं भरता। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, मैं शाम को जल्दी लौटूंगा। दोपहर के करीब 3 बजे थे। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरा गांव कांप गया। दौड़ो, खदान बैठ गई। भानु प्रताप की नई सुरंग धंस गई। पार्वती के हाथ से पानी का घड़ा छूटकर गिर गया। पहाड़ियों की तरफ से धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा था। पार्वती पागलों की तरह खदान की ओर दौड़ी। वहां का मंजर खौफनाक था। सुरंग का मुहाना पूरी तरह बंद हो चुका था। पीछे हटो सब, कोई अंदर नहीं जाएगा। यह कुदरत का कहर है। जो दब गए सो दब गए। अब वहां कोई जिंदा नहीं बचा होगा। नहीं, मेरा बिरजू अंदर है। उसे निकालो। तुमने जानबूझकर उसे उस कमजोर सुरंग में भेजा। जुबान संभाल के औरत। पुलिस को बुलाओ और इसे यहां से हटाओ। हम कल राहत कार्य शुरू करेंगे। रात के सन्नाटे में पार्वती खदान के किनारे बैठी रो रही थी। तभी गांव का पढ़ा लिखा लड़का आर्यन वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। दीदी चुप हो जाओ। बिरजू काका की मौत हादसा नहीं, हत्या है। ये देखो खदान विभाग के कागज। सरकार ने पहाड़ को मजबूत करने और खदान में पक्के खंभे लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। भानु प्रताप और उसके साथियों मुंशी गोवर्धन और ठेकेदार विनोद ने मिलकर सारा पैसा नकली कंपनियों के नाम कर दिया। इन्होंने घटिया दर्जे का सामान इस्तेमाल किया ताकि पैसा बचाया जा सके। तो मेरा घर इन गंदे कागजों की भेंट चढ़ गया। मैं इन राक्षसों को नहीं छोड़ूंगी। हफ्ता बीत गया। भानु प्रताप ने मान लिया कि मामला शांत हो गया है। एक अंधेरी रात वो अपने मुंशी गोवर्धन के साथ खदान के पुराने ऑफिस में बैठकर शराब पी रहा था। अच्छा हुआ वो बिरजू मर गया। बहुत नेता बनता था। अब बीमा का पैसा भी हड़प लेंगे और खदान फिर से शुरू करेंगे। अचानक ऑफिस की लालटेन बुझ गई। बाहर से पत्थरों के आपस में टकराने की अजीब आवाजें आने लगी। भानु, मेरा हिसाब बाकी है। मालिक, ये तो बिरजू की आवाज है। तभी एक साया अंधेरे से निकला। उसके सिर से खून टपक रहा था और हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो बिरजू था जो बुरी तरह घायल था, पर उसकी आंखों में आग थी। तुमने मुझे पत्थरों के नीचे दबाया, पर पहाड़ ने मुझे रास्ता दे दिया। मैं तुम्हारी बर्बादी की गवाही देने वापस आया हूं। भानु प्रताप और गोवर्धन डर के मारे भागने लगे, लेकिन सामने पार्वती और पूरा गांव खड़ा था। पार्वती के हाथ में वही भ्रष्टाचार के कागज थे। अगली सुबह पंचायत बैठी। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। ये सब झूठ है। ये आदमी कोई भूत है या फिर जालसाजी कर रहा है। साहब, ये जालसाजी नहीं है। कल रात जब ये डर के मारे भाग रहे थे तो गोवर्धन ने डर में सब कबूल कर लिया कि कैसे उन्होंने बिल बदले और पैसा खाया। मैंने सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। बिरजू सामने आया और उसने बताया कि कैसे सुरंग धंसने के समय वो एक छोटी गुफा में फंस गया था और कई दिनों तक वहां पानी की बूंदों के सहारे जिंदा रहा और अंत में
एक गुप्त रास्ते से बाहर निकला। भानु प्रताप, गोवर्धन और विनोद, तुम तीनों को भ्रष्टाचार और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ महीनों बाद नीलगिरी की पहाड़ियों पर फिर से काम शुरू हुआ, पर इस बार न तो कोई ठेकेदार था, न कोई भ्रष्टाचार। पार्वती, देखो, अब ये खदान हमारी अपनी है। सारा गांव मिलकर काम करेगा और मुनाफा भी सबका होगा। अब सुरक्षा सबसे पहले है। आर्यन ने नई कमेटी बनाई है। अब कोई भी पिता या पति इन पहाड़ों में बेमौत नहीं मरेगा। सूरज फिर से ढल रहा था, लेकिन इस बार पहाड़ की गूंज डरावनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां मुस्कुरा रही हों। सीख, सच्चाई को पत्थरों के नीचे दबाया जा सकता है, लेकिन वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आती है।